नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, क्योंकि डीडीसी के जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब डीडीसी के चुनाव करवाए जा रहे थे उस वक्त बड़े बड़े दावे यहां पर पेश किए जा रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यहाँ विकास जो है वो किया जाएगा और विकास की राह पर केंद्र शासित प्रदेश चलेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से विकास जो है वो अब सड़कों पर दिख रहा है, क्योंकि डीडीसी के सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद है, सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, अपनी पावर्स को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सैलरी को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आम जनता के विकास का था, जो बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त जम्मू से ही हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। मेरे साथ इस समय तमाम डीडीसी मेंबरान्स की अगर हम बात करें तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और उधमपुर से तमाम आज कन्वेंशन सेंटर में जो है प्रदर्शन जो है वह जारी रखा हुआ है। आखिर क्या पूरी मांगे हैं और किस तरह जो है ऑर्डर जारी होता है, और उसी के बाद आज जम्मू के अंदर जो है तमाम जो है कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है प्रदर्शन देखने को मिलता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उधमपुर से चेयरमैन है, इनसे बात करेंगे कि डीडीसी मेंबरान्स को नुमाइंदों की अगर हम बात करें तो बड़ा ही 3 टायर सिस्टम का जो है जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव करवाए गए थे, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके के साथ वो चुनाव भी हुए, और आज नुमाइंदे चुनने के बाद आम जनता की अगर सेवा नहीं हो रही है तो वो भी आज काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है JK24/7 में। मैं लालचंद, चेयरमैन उधमपुर से। इलेक्शन हुए 2 महीने से ऊपर हो गया। हमने उम्मीद लगा रखी थी कि आज हमें प्रोटोकॉल देंगे, कल प्रोटोकॉल आएगा, हमें बैठने को कहीं ऑफिस देंगे, इसी इंतजार में अब बीच में ये आया कि जम्मू में 2 दिन कन्वेंशन है। तो हमने बहुत खुशी से चलो वहाँ पूरे हमारे ड्यूटी के जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे मिलेंगे और वहाँ मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन कल शाम को जब एक देखा प्रोटोकॉल आया, उसमें तो क्या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डीडीसी को इन्होंने तो मलिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला लिया। उनकी जब इलेक्शन हुई इतने बड़े बड़े वायदे किए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 70 साल के बाद ये एक इलेक्शन करवाई थी, ग्रास रूट पे काम होगा, ग्रास रूट पे सब कुछ होगा। लेकिन जब कल ये प्रोटोकॉल आया उसमें देखा कि 15,000 एक डीडीसी, अरे हद हो गई। 25,000 वाइस चेयरमैन का, 35,000 चेयरपर्सन का रखा है। अरे जब कोई एसपी हुआ जिनके साथ वो भी 70,000 रुपया पे लेता है, एक चपरासी नया रिक्रूट होता है वो 30,000 तनख्वाह लेता है। और आज सुबह जितना भी मीडिया है उसमें हेडलाइन है कि मानदेय 35,000, 25,000, 15,000। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जिन्होंने ये प्रोटोकॉल तय किया है। आज तक इन्होंने हमें 2 महीने से बैठने के लिए कोई ऑफिस नहीं दिया, और आज इनका एक RTI लगाओ, देखो आज करोड़ों रुपए इन्होंने निकाला होगा बधाई देने के लिए। लेकिन कल हमारे शाम को हमें ये न्यूज़ मिल गई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इतना अच्छा तोहफा हमें दे दिया है कि हम कह नहीं सकते हैं इसके लिए। देखिए, हमें लोगों ने चुना, सैलरी की बात नहीं है, मेन हमारे लिए है प्रोटोकॉल। अगर हमारे पास प्रोटोकॉल ही नहीं होगा, ये लोग हमें कहाँ मानेंगे। आप देख रहे हैं जितनी देर से सरकार नहीं थी ये लोग किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारा यही है, आज कोई पार्टी विशेष नहीं है, सभी लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। किस लिए हुए हैं? क्योंकि हम लोगों ने वोट्स जो मांगे थे डेवलपमेंट को सोच के मांगे थे। रही बात सरकार की, सरकार ने तो हमें ये जो है डीडीसी बड़े अच्छे से करवाया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें अच्छे से होने नहीं दे रही है। तो हमारा यही है, आज अगर आज हम अपने लिए नहीं बोलेंगे तो कल को हम जनता के लिए क्या करेंगे। रही बात सैलरी की, 15,000 जो डीडीसी को दे रहे हैं। मेरा इतना पहाड़ी क्षेत्र है, 80 किलोमीटर मेरा, अगर मैं बस से भी जाऊंगी तो एक दिन का मेरा 500 रुपया किराया लगेगा। तो बताओ कि मेरे पास क्या बचेगा। मेरे बच्चे भी हैं घर में, और मुझे गाड़ी में तेल भी डलवाना है, ड्राइवर भी साथ लेना है। तो मैं 15,000 से क्या करूंगी? मैं अपना घर चलाऊंगी। जब मैं जनता को, कोई मेरे पास आएगा, मेरा ऑफिस भी होगा, कुछ भी अगर ये नहीं भी देंगे तो हम खुद भी कहीं बिठाएंगे, उनको चाय पानी भी पिलाएंगे। तो बताओ उससे हम क्या कर पाएंगे। तब तक चलता रहेगा जब तक ये अपना ऑर्डर रिमूव नहीं करते। देखो, आपने देखा कि हमें 15,000 सैलरी दे रहे हैं, हम 3 महीनों से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे साथ ड्राइवर भी है, हम भी हैं, हमारी फैमिली भी है। हमारा ये कैसे चलेगा ये सर्कल? बच्चे इतना पीछे, इतना मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो कैसे वो इसको सारा झंझट से निकलेंगे। इसीलिए हम इनसे यही कहते हैं कि ये अपना ऑर्डर अपना वापस लें। धोखा है, और मुझे लगता है कि इससे जो है वो सिस्टम सुधर नहीं रहा और ख़राब होता जाएगा। जा किया गया है जो प्रशासन के द्वारा हमारे साथ किया गया है, और एक बीडीसी जो पर्सन है वो कुछ पंचों के द्वारा चुना गया है।
उसके लेवल में एक डीडीसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 27,000 वोटर्स हैं, तो मैं इसी तरीके से जितने ये 280 नुमाइंदे नहीं हैं, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलेंगे और कश्मीर में जंगली जानवरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर आम जनता काफी परेशान है, लेकिन किस तरह से अब वहां पर सूरत हाल बने हुए हैं, सनम हमारे सहयोगी रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। कश्मीर में जंगली जानवरों का निचले इलाकों में आने का सिलसिला ये पुराना सिलसिला है और सरमा में तो जंगली जानवर बड़ी तादाद में निचले इलाकों में आते हैं। तब खास वजह यही होती है कि ऊपरी इलाकों में बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ने के साथ जब ऊपरी इलाकों में ग़िज़ा कम हो जाती है तो इंसानी आबादों में जंगली दरिंदे आ ही जाते हैं। लेकिन मार्च का महीना, पहाड़ों पर बर्फ़ कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी बडगाम के श्रीनगर के हवाई अड्डे के पिछले इलाके में बनी कॉलोनी में तेंदुए देखे जा रहे हैं और ये जंगली दरिंदे पिछले कई दिनों से इस इलाके में मटर गश्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ जाहिर है बडगाम की आबादी में आए ये दरिंदे या ये तेंदुए किसी के लिए भी नुकसान बन सकते हैं। याद होगा पुलवामा में परसों ही कुत्तों से एक बच्चे की जान चली गई थी और फिर 3 तेंदुओं का एक ही आबादी, एक ही बस्ती में आना और हुमामा की उमपुरा कॉलोनी में इन परिंदों का आना साफ जाहिर है इलाके के लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकती हैं। मुकामी लोग यही बताते हैं कि इलाके में सरकार की बनाई गई नर्सरी और उस नर्सरी की कोई सफाई सुथराई न होने की वजह से ये जंगली दरिंदों का आशियाना बन चुका है और फिर ग़िज़ा की तलाश में ये जंगली दरिंदे बाकी इलाकों में घुस जाते हैं, जिससे इलाके में बड़ी अफरा तफरी मची रहती है। महकमे जंगलात के लोग ये भी कहते हैं कि इंसानों का जंगलात में अमल दखल भी इसकी एक बड़ी वजह है। ताहम आबादी वाले इलाकों से इन दरिंदों को निकालने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत भी है। बडगाम के इलाकों में खौफ हिरास है और बडगाम के ओमपुरा से लेकर दूसरी कॉलोनी में लोग डरे हुए हैं और इस साल बर्फ़ पे हमने देखा था कि शहर श्रीनगर के कई इलाकों में भी तेंदुए या जंगली दरिंदे आ पहुंचे थे और वहां उनकी लोगों ने वीडियो भी बनाई थी। बडगाम के इलाके की वीडियो तो नहीं बनी है लेकिन लोग सरे शाम ही अपने घरों के दरो दीवार बंद कर देते हैं और उसके साथ साथ बच्चों पे ख़ास नज़र रखी जाती है। ख़वातीन भी बाहर निकलने से डर रही हैं। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। इसी के साथ आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर के अंदर मीट के जितने भी कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से परेशान दिख रहे हैं। खास बातचीत इरफान फासिल की हुई है, क्या कुछ वो चाह रहे हैं, देखिए। पिछले 4 महीने से दुकानें बंद पड़ी हैं, कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गौर नहीं कर रहा है हमारी बात का, जबकि बाहर से माल आ रहा है, बाहर 600-700 रुपये केजी बिक रहा है, जम्मू में 550 रुपये गोश्त बिक रहा है। अब करीब 1 हफ्ते पहले डायरेक्टर CAPD साहब ने होलसेलर से बात की थी, रिटेलर से बात की थी, उन्होंने तय किया था होलसेल रेट 495 रुपये। हमें कोई एतराज़ नहीं है, जब उन्होंने मान लिया है। पर केजी में 22 रुपये का खर्चा आता है पर केजी में, जिसमें रेंट है, पॉलीथीन है, ऑटो चार्जेस है, सुबह में लेबर लगती है, हमें सुबह शहरी में उठ के माल बनाना पड़ता है, तब जाके 10 बजे आप कस्टमर हजरात हमसे गोश्त लेते हैं। हमारे वर्किंग आवर्स कम से कम 18 घंटे के होते हैं, सुबह शहरी से लेकर शाम 8 बजे 9 बजे तक। एक साइड से अगर देखा जाए मुतालबात बहुत सारे हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार भी आपकी बात नहीं सुन पा रही है। अगर देखा जाए कि कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि मार्केट में जब होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो मीट है वो दस्तयाब है, आम इंसान के लिए क्यों नहीं? वो रात को गाड़ियां बाहर से आती हैं और कुछ ब्लेकर्स, जिसमें होलसेलर्स भी है, कुछ रिटेलर्स भी है, वो सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक वो माल बिक रहे हैं 700-800 रुपये केजी। जैसे डाउनटाउन है, सोवरा नौशहरा है, नागबल साइड है, यहाँ से शालीमार है, निशात शालीमार, आली कदल है, दलाल मोहल्ला है, वहाँ पर ये कुछ दुकानें हैं। हमारा जो ये मोहल्ला है पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है। अभी इस वक्त मिली बागत है इनके साथ, क्योंकि ये 800 रुपए में गोश्त ला रहे हैं। गोश्त को लेकर आए रोज मार्केट में हाहाकार मची हुई है क्योंकि माल दस्तयाब नहीं है और साथ ही साथ दुकानें बंद पड़ी है। मीट सेलर्स का मानना है कि जो नरकनामे तय किए गए हैं उस पर हम बिल्कुल भी राजी नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस वक्त जम्मू में मीट बेचा जाता है, गोश्त की अच्छी खरीदारी हो रही है, कश्मीर में हमारे पर ये इतना बड़ा हथौड़ा क्यों पड़ रहा है। आखिरकार उनका ये भी मानना है कि एक साइड से अगर देखा जाए कि सरकार की तरफ से जितनी भी
फरियाद हमने आज तक पहुंचाई है उस पर कार्रवाई नहीं होती, उस पर उसके जो मुतालबात है कई हल नहीं होते हैं। और ख़ासतौर पर उनका यह भी मानना है कि अगर देखा जाए खर्चात बहुत ज़्यादा है, किराए दुकानों की काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग सब टैक्सेस भी अदायगी करते हैं, मगर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग के मामला जो है ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम पर हथौड़ा पड़ रहा है। और उनकी ख़ास तौर पर सरकार से अपील है कि नरकनामे मुकम्मल तौर पे सही तय किए जाए, जिसमें उनका मुनाफा भी हो और वो अपने कारोबार को अच्छे से अंजाम दे सके, क्योंकि जनता परेशान है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। उसके साथ ही रुक करेंगे पट्टन का, क्योंकि पट्टन के अंदर आज एक युवाओं के लिए मिसाल यहां पर कायम की गई है। एक युवा की तरफ से जिम खोला गया और वहां पर युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स को छोड़कर हमें अपनी सेहत के बारे में सोचना है। राही निसार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। गवर्नमेंट जॉबों के पीछे तो हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे लड़के होते हैं कि कब हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, मगर अभी की अगर बात करें बिल्कुल यहाँ पे तो ऐसे भी नौजवान हैं जो चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ करे। वही मिसाल आज यहाँ पे पटन में भी एक लड़के ने, जिसने तो यहाँ पे अच्छा खासा पढ़ा है, मगर पढ़ लिख कर उसने सोचा कि मैं अपने यहाँ पे टांगों पे खड़ा होकर कुछ करूँ, तो उन्होंने आज यहाँ पे जिम सेंटर खोला। मुझे लगता है कि नॉर्थ कश्मीर की अगर यहाँ पे बात करें, एक अच्छा खासा जिम सेंटर आज पटन में खोला गया, जिसकी इब्तिदा आज यहाँ पे तो एसडीएम पटन और उनके साथ साथ में यहाँ के पुलिस के अफसरान और तहसीलदार पटन भी थे। हम ये यहाँ कहेंगे कि इन लड़कों के बारे में, इन लड़कों में तो बहुत सा टैलेंट है, बट टैलेंट को उनको आगे लाने के लिए अब इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे जिम सेंटर खोलेंगे और दूसरे लड़कों को भी यहाँ पे ट्रेन करेंगे। खासकर अगर हम यहाँ पे देखेंगे को मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान जो यहाँ पे दिन ब दिन देखने को मिल रहा है, उसको खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रास्ता है। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से भी बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन बड़गाम से भी इसी तरह से खबर जो है वो सामने आ रही है। लेपर्ड जो है वो काफी तरीके से आतंक फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। अशरफ डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। लगातार ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। कल रात को भी जो है लेपर्ड्स की मौजूदगी देखने के बाद जो हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। और आज सुबह ये खबर जैसी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास पहुंची तो उन्होंने एक बार फिर जो है इस नर्सरी में जो है यहाँ आए और यहाँ पर कई जगह पे जो उन्होंने ट्रैप्स भी लगाए हैं, मगर उनका ये कहना है कि काफ़ी घना जंगल बन चुका है और अगर इस नर्सरी को जो है जब तक हाल ही में जो बर्फबारी हुई थी उसके वजह से जो है यहाँ पेड़ है वो उखड़ गए हैं और यहाँ काफ़ी घना जंगल बन चुका है और उस जंगल की जब तक सफाई नहीं होगी तब तक नामुमकिन है कि ऐसे लेपर्ड्स को पकड़ना, क्योंकि करीबन 1 या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसे पेड़ गिरे हैं जिन्हें करीबन 1 कनाल 2 कनाल ज़मीन को जो है बंद करके और उसमें लेपर्ड की मौजूदगी अगर होगी तो हम उसको कैसे पकड़। फिलहाल उनका यही कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से ही दिखा देते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार बच्चे जो है वो परेशान हो रहे थे, लेकिन खास बातचीत भी हुई है वाइस चांसलर के साथ। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर जमशेद मलिक पहुंचे, वाइस चांसलर से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई, देखिए। के लोगों से इंटरेक्ट किया है, उनकी एकेडमिक हेल्थ बहुत अच्छी है और अगर इसी पेस से अगर वो आगे बढ़ते रहें तो मुझे नहीं लगता कि, और मुझे वसूख साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी और जो अच्छे इदारे हैं उनके साथ शोल्डर बाय शोल्डर, शाना बाय शाना हम आगे बढ़ेंगे। सर सोर्सेज की बात की, क्या सरकार की तरफ से सोर्सेज इस तरह के पैदा नहीं कि दिए जा रहे हैं आपको कि यूनिवर्सिटी को मजीद आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि अगर पिछले 16 साल की बात करें, 16 साल से यूनिवर्सिटी क़याम में आई हुई है, ज़रूर इमारतें बनती जा रही हैं, इसके आगे इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या सरकार की तरफ से क्या फंडिंग दी जाए? देखिए जनाब, ऐसा है, आज जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी उस वक्त इतने ज़्यादा ज़राए नहीं थे। आज आप यूनिवर्सिटी को देखिए, ये यूनिवर्सिटी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो और फैसिलिटीज़ हों, बग़ैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के नहीं बन सकता था। पहले भी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है और आज हमारी जो इंसामिया हैं उस इंसामिया ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि साहब हम इसको डेवलप करने के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे, आपके पास से प्रपोज़ल आने चाहिए और अगर प्रपोज़ल्स वाकई वायबल हैं उनको हम पूरा करने के लिए जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है हम करेंगे। तो इस चीज़ के लिए, इस भरोसे के लिए मैं अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि उन्होंने हमको हिम्मत दिलाई है, भरोसा दिलाया है और ये भरोसा इंशाल्लाह कायम रहेगा। पिछले 30-35 सालों से आप जम्मू कश्मीर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें आज खास करके किता पीर पंचाल के लोगों को आप पर हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी आज एक मुकाम पर पहुंची। इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या नए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए जनाब, मैंने कहा ना कि एक स्टूडेंट जब हमारे पास आता है तो हमारा काम सिर्फ यही नहीं होता है कि हम उसको डिग्री दे दें और उसके बाद भूल जाएं। हमारा मकसद ये होता है कि वो एक अच्छा तालिब इल्म बने, अच्छा इंसान बने और एक अच्छा सिटीज़न बने। अगर ये सारी तीनों चीज़ें होती हैं तभी उसकी अपनी ग्रोथ हो सकती है, उस खित्ते की ग्रोथ हो सकती है और मुल्क की भी ग्रोथ हो सकती है। और इस चीज़ों के लिए हमारा एक ही मकसद है कि इन तीनों स्फेयर को जितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, वो मैं अपने इसातिज़ा की सपोर्ट से और अपना जो बाकी स्टाफ है उनके सपोर्ट से हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं और उधमपुर से दिखा देते हैं कि एबीवीपी की तरफ से किस तरह से आज धरना प्रदर्शन किया गया। बच्चियां पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहां पर एक टीचर को अलगाववादियों के साथ ताल्लुक में गिरफ्तार किया गया था और उसी के समर्थन में ये बच्चे यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी आशीष दत्त हमें दे रहे हैं, देखिए। हम सबके ध्यान में कि आज से 2 दिन पहले जिस प्रकार से अलगाववादी गतिविधियों में पाए जाने वाले प्रोफेसर, जिसका नाम लेने में मुझे शर्म आ रही है, हम सबको पता है, उनको अरेस्ट करके पुलिस यहाँ से लेके जाती है और कॉलेज के अंदर किस प्रकार से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, स्टूडेंट का माइंड वॉश किया जा रहा है कि वो भी देश के खिलाफ बोले। तो विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे पास इस बात के लिए है कि जो अभी हमारे 7 फरवरी को हमारे कॉलेज के एचओडी, ज्योग्राफी के एचओडी, उनको गिरफ्तार किया गया कुलगाम पुलिस द्वारा। हमारी डिमांड ये है कि अगर उनके ऊपर 2018 से एफआईआर चार्जेस थे तो उन्हें उस टाइम टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया। आज एबीवीपी उधमपुर की जिला इकाई द्वारा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में नियुक्त एक प्रोफेसर को लेकर किया गया, जिसे 2 दिन पहले कुलगाम पुलिस ने इसी कॉलेज से गिरफ्तार किया था, जो अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। और इसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये प्रोफेसर 2018 में इस पर कई एफआईआर्स लगी हुई हैं और इसी को लेकर जो है आज विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ये जो प्रोफेसर इस कॉलेज में नियुक्त है वो जो है कॉलेज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो है आज विद्यार्थी परिषद जो है सड़कों पर उतरी है, जिसमें बॉयज़ कॉलेज के छात्र, उसके साथ ITI के छात्र, सब ने मिलकर जो है आज गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया है। और उनका कहना है कि अगर इस प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज थी तो फिर इसको नौकरी कैसे दी गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है, UGC के थ्रू जो है इस प्रोफेसर की जो नियुक्ति हुई है और इसकी अगर गलत गतिविधियों में अगर शामिल था तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं जिला कठुआ का। कठुआ के अंदर लगातार अपराध जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले यहाँ पर चोरी की घटनाएं देखी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर हत्या के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट कर रहे हैं सरबजीत, वो देख लीजिए। कठुआ शहर के वार्ड नंबर 14 में एक हत्या का जो मामला वो प्रकाश में आया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यहां पर जरूरी सुराग जुटाए हैं। आपको बता दें कि ये जो घर है, जो तस्वीरें में हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पुलिस की टीम जो है वो अंदर गई हुई है। आपको बता दें कि इस घर में एक महिला रहती थी जिसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रात को इस महिला की हत्या हुई है, जिसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर यहाँ पर जरूरी सुराग जुटाए और ये भी बताया जा रहा है कि अंदर कुछ सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। इस हिसाब से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद किसी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि इस महिला की अपने पति के साथ कोई विवाद चल रहा था, उस विवाद के साथ जोड़कर इस हत्या के मामले को देखा जा रहा है और पुलिस ने एहतियातन तौर पर महिला के पति को हिरासत में ले लिया है। पूरी जो छानबीन है पूरे मामले की चल रही है। अभी पुलिस FSL की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, ये छानबीन की जा रही है। आगे पीछे की जितनी भी दुकानें हैं इसके CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेन रोड जो है पार्लियामेंट से जो हटली मोड़ जाता है, बस स्टैंड के करीब जो इलाका है, यहाँ पर ये बिल्कुल मेन रोड पर घर है और इस घर पर इस तरह का हत्या का
जो मामला है वो प्रकाश में आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में ये कहीं ना कहीं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। लिहाजा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे और ज़रूरी सुराग यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही कातिल को पकड़ लिया जाएगा। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से दिखा देते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की किस तरह से पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से एक कवायद यहां पर चलाई गई, अभियान यहां पर चलाया गया कि हर किसी को अपने आसपास की जगह को साफ रखना है और पूरे देश को साफ बनाना है। लेकिन इस सफाई को लेकर कितना काम हो रहा है, ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। यूं तो स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नारा पूरी तरह से खोखला साबित होता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरह से ये नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, चाहे हम ग्रामीण इलाकों की बात कर ले या फिर शहरों की बात कर ले, कहीं ना कहीं हाल दोनों तरफ एक ही जैसा है। यानी सफाई नाम मात्र होती है और सफाई का सिर्फ और सिर्फ ये नारा ही दिया जाता है कि हम स्वच्छता को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छता की हालत ये है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दृश्यों को देखकर। ये जो आप सुंब इलाके के दृश्य देख रहे हैं कि हालत बद से बदतर है। यहां पर गंदगी इतनी ज्यादा है, गंदगी के ढेर यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से यहां पर सफाई जो वो नहीं हो रही और कहीं ना कहीं ना ही किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस इलाके को स्वच्छ रखा जाए, यहां पर वातावरण जो वो साफ और सुथरा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये देखा जा रहा है कि सुंब की हालत जो है वो इतनी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है कि यहां पर नाले हो या नालियां हो पूरी तरह से चौक हो चुकी है। और वजह यह भी सामने आ रही है, गंदगी जिस तरह से यहां पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ऊपर वाला इलाका है वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और वहां से जब भी बारिश वगैरह का पानी आता है या ऊपर से कोई भी गंदगी आती है तो वो सीधे मेन चौक सुंब में आती है, जो मेन मार्केट है सुंब इलाके की। तो वहां पर दुकानदारों का भी चलना मुश्किल हो जाता है, राहगीरों का भी चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नालियां नाले पूरी तरह से चौक हैं, यहां पर किसी तरह का कोई सफाई का इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी का एक सपना था कि भारत देश स्वच्छ और स्वस्थ रहे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि हम स्वच्छ भारत अभियान की जो बातें करते हैं, चाहे वो सरकारों की करें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की करें, ये स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स तक ही सीमित रह जाता है। कई तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स तक ये सीमित रहते हैं, वीडियोस तक ये सीमित रहते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड हकीकत, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी स्वच्छता को लेकर बुरी हालत है, चाहे वो शहरों की बात हो या फिर ग्रामीण इलाकों की बात हो। हम स्मार्ट सिटीज बनाने की बातें करते हैं, लेकिन शायद अगर ऐसा ही रहा तो ना तो यहां पर स्मार्ट सिटीज बन पाएंगी और ना ही ग्रामीण इलाकों का विकास हो पाएगा। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला डोडा और जिला डोडा से ही आज यहां पर सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। गुड़सू इलाका है जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये थी कि ये बस में से चालक और सहचालक मौका पाते ही कूद जाते हैं और जाहिर तौर पर बस जो है वो खाई में गिर जाती है। लेकिन क्या कुछ पूरी अपडेट है इस वक्त तक, क्योंकि पहले यहाँ पर अपडेट साझा नहीं की गई थी, अब क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है, वसीम रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। अभी हम मौजूद हैं पुलडोडा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे गड़सू के मकाम पे, जहां पे अभी कुछ देर पहले एक गाड़ी का हादसा हुआ। एक बहुत बड़ी खाई में ये गाड़ी गिरी है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे रेस्क्यू लगा है, रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मंगाई गई हैं और काफ़ी सारे पुलिस का अमला भी यहाँ पे पहुँचा है, जो यहाँ पे मौका देख रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ और क्या पूरा मामला है। और मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं तहसीलदार भी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा बताएं ये हादसा यहाँ पे, वो कितने लोग गाड़ी में सवार थे और क्या अभी तक पता लग पाया कैसे गाड़ी का हादसा हुआ? अभी जैसे हमें मालूम हुआ, मैं ऑफिस बैठा हुआ था और फोन आया कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ गड़सू के मकाम पर हुआ, तो हम फ़ौरन यहाँ स्पॉट पे पहुँच गए। स्पॉट पे हमने जो तहकीकात की, यहाँ ये पता चला कि ये बस जो है पुलडोडा से गड़सू के मकाम पर एक पेट्रोल पंप है उससे तेल डालने आई थी और वापसी पर ये इस जगह पे ये हादसा इसको पेश आया। सर अभी तक पता नहीं लग पाया कि कैसे गाड़ी गई और कहाँ से गाड़ी आ रही थी और कहाँ की तरफ जा रही थी? ये गड़सू पेट्रोल पंप से तेल डाल के वापस पुलडोडा की तरफ ही जा रही थी और यहाँ पे तकरीबन कोई पंप से मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर दूर आकर इसको ये हादसा पेश आया। मकामी लोगों से कुछ बातचीत आपने की जो यहाँ? हाँ, हमने जो अभी तक मालूमात हासिल की हैं उसमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही अकेला ड्राइवर इसमें था। अब वो भागा है या गाड़ी के साथ वो चिनाब में चला गया, इसके बारे में अभी तक कोई भी मालूमात हासिल नहीं हुई।
चलिए अब रुख करेंगे जिला किश्तवाड़ का। और किश्तवाड़ के अंदर लोगों में और युवाओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी उन्हें जरूरी कागजात बनाने हैं दफ्तरों का जब वो चक्कर काटते हैं तो बिल्कुल भी वहां पर कर्मचारी मौजूद नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन किस तरह से अपडेट कर रहे हैं अजय शान, देख लीजिए। जिला किश्तवाड़ के दूरदराज और पसमानदा इलाका मड़वा के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारी न होने के चलते उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं बन रहे हैं, जिसके चलते जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। उनका यह आरोप था कि जो फर्दर स्टडीज़ के लिए उनको इनकम सर्टिफिकेट हो या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हों, वो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद न होने के चलते उनको वो डॉक्यूमेंट्स समय पर नहीं बन रहे हैं, जिस वजह से उनका जो भविष्य है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी खतरा पैदा हो गया है। उनका आरोप था कि यहाँ पर जहाँ नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली है वहीं तहसीलदार की रिटायरमेंट के चलते वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। उनका ये कहना था कि बार बार प्रशासन को इस बारे में अवगत किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस वजह से वो प्रदर्शन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। इस सब को लेकर जब डीसी किश्तवाड़ अशोक कुमार शर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हायर अथॉरिटी से पहले ही इस मैटर को टेकअप किया गया है और लिखित में उन्होंने सारी बात ऊपर पहुंचाई है और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा, जिससे चाहे स्टूडेंट्स हों या मड़वा वासी हों उनको राहत ज़रूर नसीब होगी। तो फिलहाल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज दिन भर की बड़ी खबर यहां पर डीडीसी के हवाले से ही रही है, क्योंकि डीडीसी के जितने भी मेंबरान हैं वो अब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि विकास जो है वो अब सड़कों पर उतर आया है। अब देखना यह है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विकास किस तरह से होगा, क्योंकि डीडीसी के जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी काउंसलर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो सब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि विकास होना था वो आम जनता का होना था। लेकिन अगर इस तरह से विकास को रोका गया है तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान सरकार पर भी बनता है कि जो दावे और वादे आपने पेश किए थे, बताए गए थे, कितने वो यहां पर सच साबित हो रहे हैं। फिसडी दावे जो है वो पूरी तरह से साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से विकास की राह पर चलेगा, ये बड़ा सवाल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।